हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एनवायरनमेंट का वीडियो है और आप जानते हैं कि अगर मैं हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूं तो वो सारे क्वेश्चन जितने भी हैंड रिटन नोट्स के थ्रू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीडियो में, वो सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस में हम थोड़ा करंट अफेयर, थोड़ा सा यूपी स्पेशल, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा विटामिन्स, साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही जो है हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये जो सीरीज़ चल रही है 3000 की, जो एनवायरनमेंट की सीरीज़ चल रही है, ये चलती रहेगी और कोशिश करेंगे 3000 से ज़्यादा प्रश्न करें और वही प्रश्न करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे। सारे प्रश्न नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे अगर प्रश्न एनवायरनमेंट में बात करेंगे क्वेश्चंस की तो थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड है, मतलब 10,000 15,000 जितने भी क्वेश्चन आप चाहें बन सकते हैं। लेकिन हम लोग जो 3000 जो मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो ये मान के चलिए कि फिर आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट का जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर का आपका पूरा वो पार्ट रहता है एनवायरनमेंट का, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। आपका 30 नंबर जो है वो फिक्स है। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से आएगा और उससे बाहर शायद ही कुछ क्वेश्चंस तो देखिए कहीं से भी आ जाते हैं, वो तो कहीं नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है जो हम पढ़ते हैं उसी से ही आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए रिवीजन समझ लीजिए या फिर जो भी आपको समझना है समझ लीजिए, पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं। खाद्य श्रृंखला जानते हैं, मतलब जो खाद्य श्रृंखला जिसमें कि शाकाहारी मांसाहारी सब जो होते हैं, ये एनवायरनमेंट का एक कह सकते हैं कि एक टॉपिक है खाद्य श्रृंखला। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं, तो खाद्य श्रृंखला के जो है परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। जैसे कि हम लोग ये भी कहते हैं ना, जैसे कि चीज़ों जो हमको घेरती हैं, समुद्र तल के नीचे की जो वस्तुएं हैं, या फिर एबायोटिक या बायोटिक मतलब जैविक या अजैविक घटक। ठीक है, एबायोटिक मतलब अजैविक और बायोटिक मतलब जैविक घटक। तो पर्यावरण क्या है, जो हमको घेरती हैं वो है। तो बहुत बच्चे जो है ऑप्शन जैसे कि आपके सामने 4 दिए होंगे तो बहुत बच्चे ये लगाएंगे। ठीक है, कि चीज़ें जो हमको घेरती हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चीज़ें जो हमको घेरती हैं वो नहीं। यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले जो जो बहुत ही जैसे देखिए ऑप्शन में क्या रहता है, ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें सारे ऑप्शन आपको सही लगते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही लगता है वही आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एबायोटिक तथा बायोटिक। जो जैविक और अजैविक घटक हैं वो पर्यावरण है। ठीक है, क्या है वो, एनवायरनमेंट है, वो पर्यावरण है। ओके, अब पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट, जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं। जैविक घटक वो होते हैं जिसमें कि मतलब जैसे कि जीव जंतु, ठीक है, छोटे छोटे कीट पतंगे, मतलब जिसमें जीवन होता है। जैविक जिसमें जीवन होता है और अजैविक जिसमें जीवन नहीं होता है। जिसमें जीवन नहीं होता वो कौन कौन से होंगे, जैसे कि वायु हो गया, आपका मिट्टी हो गया। ठीक है, वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं, मतलब इन सब में कोई जीवन नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, 4 करंट के क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 13वां आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप कहाँ पे होने वाला है, तो वो भारत में होगा 2023 में। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप, जो फीफा फुटबॉल विश्व कप है वो कतर में होगा। ठीक है, फीफा फुटबॉल विश्व कप जो 22वां होने वाला है वो कतर में होगा 2022 में। अब 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 24वां चाइना में होगा। ठीक है, 2022 में बीजिंग में। फिर है 19वें एशियाई खेल, तो झोंगझोऊ में। ठीक है, तो होंगझोऊ में। ठीक है, तो चीन 2022 में यहाँ पे भी होगा। और तबला सम्राट पंडित शांता प्रसाद मिश्र का संबंध किससे है, तो सिंपल सी बात है, जो शांता प्रसाद मिश्र हैं वो सबसे पहले तो क्या है, वो तबला सम्राट हैं। ठीक है, कहाँ से हैं वो, वाराणसी घराने से। यहाँ से यूपी स्पेशल स्टार्ट हो जा रहा है। उसके बाद यूपी के सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पूर्वी यमुना नहर जो है वो यूपी की सबसे पुरानी नहर है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि यूपी के किस जिले में राज्य का पहला और देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर बिजली घर बनाया गया है। राज्य का पहला और देश का सबसे बड़ा सौर बिजली घर बनाया गया सोनभद्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो याद रखना है ये। फिर नेक्स्ट है कि यूपी के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, सबसे प्रथम में लोकायुक्त कौन थे, तो कौन है, विशंभर दयाल। ठीक है, विशंभर दयाल जी जो हैं वो क्या हैं, यूपी के प्रथम लोकायुक्त थे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि यूपी के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। फिर नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस जिले में है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस जिले में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ललितपुर। ठीक है, ललितपुर ये जो है बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि
ये मतलब इधर थोड़ा सा कह सकते हैं मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, बहुत एकदम ये इतना पूरा बाहर निकला ही है, ठीक है। इसके इधर भी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, इधर भी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। तो ललितपुर जो है मतलब बहुत ही इधर लास्ट में जो हमारा है, इधर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से टच होता हुआ ललितपुर आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। ललितपुर में आपका कोई फ्रेंड रहता हो, कोई भी रहता हो, तो देख लीजिए, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है वो कहाँ है, ललितपुर, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध यहाँ पे इसलिए भी है क्योंकि ललितपुर के पास में ही झांसी भी पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे है, ललितपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यूपी में पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है। यूपी में पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो गंडक नदी करती है। देखिए हमारा यूपी पूरा ऐसे है, ठीक है, मतलब इधर ऐसे निकाल के ऐसे है पूरा, तो हमारा पूर्वी सीमा का मतलब इधर निकल गया, ठीक है, ये हमारा पूर्वी हो गया, ओके। तो गंडक नदी करती है इधर गोरखपुर साइड में, आप देख रहे हैं ना, गोरखपुर आजमगढ़ इधर साइड में, ये क्या हो गई, ये पूर्वी सीमा हो गई उत्तर प्रदेश की। तो कौन सी नदी निर्धारण करती है, गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी की जलवायु कैसी है। यूपी की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो क्या नाम, ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल कटिबंधीय मतलब उष्णकटिबंधीय है। मतलब यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो वाष्पन होता है, वाष्पन होता है तो बारिश होती है, तो मतलब यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय मानसून पाया जाता है यूपी में, ठीक है। ऐसे हमारे कह सकते हैं पूरे भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून पाया ही जाता है, क्योंकि जो हमारा भारत है वो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकली है, और ये कह सकते हैं यहाँ पे यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर से ज़्यादा दूर नहीं है, दूर है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है। तो कह सकते हैं कि हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के बीच में जब हम हैं तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लखनऊ में स्थित इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था। लखनऊ में स्थित इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो आसफ उद्दौला ने, ठीक है। आसफ उद्दौला ने इमामबाड़ा का निर्माण जो कि लखनऊ में है उसका करवाया था। फिर नेक्स्ट है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था सबसे पहले शुरुआत यूपी में कहाँ हुई थी। मतलब ये सर्वप्रथम 1857 में जो विद्रोह की शुरुआत है वो कहाँ हुई थी, तो मेरठ में हुई थी। और इसको याद रखना है क्योंकि 1857 के जो रिवोल्ट है मंगल पांडे, इससे बहुत ही मतलब इन्हीं के मतलब माध्यम से शुरुआत हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी, मेरठ में हुई थी, ओके। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। देखिए आपको ऑप्शन दिए होंगे पृथ्वी, मार्स, मतलब पृथ्वी, मंगल ग्रह, क्षुद्र ग्रह, इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे चारों, और सूर्य दिया होगा। तो इसमें कौन सा एक तारा इसमें पूछेंगे, तो इसमें ऑप्शन आपको क्या बताना है, सूर्य, ठीक है, क्या बताना है, सूर्य, ओके। फिर नेक्स्ट है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लागू किया गया था, तो 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। क्यों था, क्योंकि 1962 में आई थिंक चाइना से युद्ध हुआ था ना, इसीलिए तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट है कि चीन की मुद्रा क्या है। चीन की मुद्रा युआन है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चन है जिनको हम विविध प्रश्न कहते हैं, ये उस टाइप के क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है, तो थाईलैंड की मुद्रा क्या है, बात। जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको वीडियो खोलकर आने, यहाँ पे आने के वीडियो खोलकर देखने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है, तो न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है, डॉलर। फिर नेक्स्ट है कि जब लड़का पैदा होगा तो उसमें कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक्स एक्स वाई वाई, ठीक है, फिर एक्स वाई एक्स, फिर वाई वाई दिया होगा, फिर वाई एक्स दिया होगा। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए होंगे और इसमें आपको चूज करना पड़ेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जब गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, ऑप्शन में जहाँ पे एक्स वाई दिया हो तो वहीं पे बच्चे का गुणसूत्र माना जाता है, ठीक है। तो लड़के का गुणसूत्र माना जाएगा, मतलब लड़का पैदा होगा अगर आपका एक्स वाई आता है तो। फिर नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस बेस पे है। आपको विक्रम संवत दे दिया जाएगा, शक संवत दे दिया जाएगा, पूर्व विक्रम संवत, पूर्व शक संवत दे दिया जाएगा। तो उसमें मतलब जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो चल रहा है वो किस पे चल रहा है, शक संवत कैलेंडर पे चल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे कम आबादी वाला नगर, मतलब अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे कम आबादी वाला नगर कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, वेटिकन सिटी। फिर नेक्स्ट सबसे छोटा महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया। हमारे टोटल कितने महाद्वीप हैं, टोटल कितने महाद्वीप, आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमने टोटल कितने महाद्वीप हैं, और अगर हो सके तो उनके नाम भी लिखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। 1/3 जो जनसंख्या है वो एशिया में ही रहती है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की 1/3 जनसंख्या जो है वो एशिया में ही रहती है। फिर नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मान के चलिए कि आ ही जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम्पी नामक यूनेस्को विरासत स्थल किस नदी के तट पर है। एक हम्पी मतलब एक स्थल है
ठीक है। तो हम्पी नामक यूनेस्को विरासत स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि हम्पी किस स्टेट में है। ये बताइए कि आप हम्पी किस स्टेट में स्थित है और ये किस लिए फेमस है। अगर आप हो सके तो इसके लिए बताइए, क्योंकि इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा जब आप इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को विरासत स्थल में है, मतलब यूनेस्को के द्वारा इसको एक विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये किस नदी के किनारे है? ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। किसके नदी? तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। और हम्पी क्या है? एक यूनेस्को का जो मतलब यूनेस्को के द्वारा जो है विरासत स्थल जो है उसको घोषित कर दिया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि चार मीनार क्या है? तो चार मीनार कहाँ पे है? वो हैदराबाद में है। ओके। फिर नेक्स्ट है कि शक कैलेंडर का पहला महीना, जो हमारा जो शक संवत चलता है उसके कैलेंडर का जो पहला महीना क्या है? तो क्या हो जाएगा? चैत। कहते नहीं, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, ठीक है, कुमार कार्तिक, ये बोलते हैं। तो चैत से ही शुरुआत होता है, चैत्र से शुरुआत होती है, इसीलिए क्या पहला महीना क्या हो जाएगा? चैत्र हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि पुष्कर मेला कहाँ है? तो पुष्कर मेला मतलब कहाँ पे लगता है? तो अजमेर में लगता है। ठीक है, जैसलमेर मत लगाना, ठीक है, बहुत बच्चे जैसलमेर लगाते हैं। तो पुष्कर मेला कहाँ पे है? अजमेर में। फिर नेक्स्ट हमारा कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, भारत की अगर सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो गॉडविन ऑस्टिन है। और अगर वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो क्या है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अब इस टाइम क्या है? 8,850 मीटर। ठीक है, 8,848 हम लोगों ने बहुत टाइम से पढ़ा था ना, जब हम लोग क्लास 5 6 से हमको बताया जाता है कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, पूछते हैं ना सब लोग जनरल नॉलेज के लिए। तो 8,848 किलोमीटर, 8,848 किलोमीटर, वैसे नहीं करना है ना, अब बढ़ गई है। ठीक है, अभी हाल ही में नेपाल और चाइना के द्वारा जो है इसकी ऊंचाई मापी गई थी, तो 8,850 किलोमीटर हो गई। ठीक है, मीटर, किलोमीटर नहीं, मीटर। ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो ताकत और साहस का। अब हम कुछ पीएच वैल्यू देख लेते हैं, क्योंकि पीएच वैल्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा। सबसे पहले जल का जो पीएच वैल्यू है वो 7। देखिए, सबसे पहले 7 से अगर पीएच वैल्यू आपका कम है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो एसिडिक हो जाएगा, वो अम्लीय हो जाएगा। और 7 से अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय हो जाएगा। अब अगर 7 है किसी का पीएच वैल्यू, जैसे कि NaCl का 7 है, जल का 7 है, तो ये क्या है? ये उदासीन है, ना ज़्यादा ना ये क्षारीय है ना ये अम्लीय है। ठीक है, तो ये उदासीन है, मतलब इसको हम न्यूट्रल बोल सकते हैं। ओके। तो हमारा जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा जल का है वो 7 है, दूध का है वो 6.4 है, सिरके का है वो 3 है, मानो जो ब्लड है, ब्लड जो ह्यूमन ब्लड है उसका है 7.4, नींबू रस का जो है वो 2.4 है, NaCl का जो है वो 7 है, आंसू का है वो क्या है? 7.4 है, और मानव मूत्र का वो क्या है? 4.8 से लेकर के 8.4 तक। ओके, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी का वेट कितना होता है? जो हमारा किडनी होता है उसका वेट कितना होता है? 150 ग्राम। देखिए, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरी तरफ से मैंने खुद से लिखे हुए हैं, तो ये मान के चलिए क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर मैंने क्वेश्चन अपने हैंड रिटन नोट से मैं बना रहा हूँ तो मान के चलिए क्वेश्चन कुछ हैं, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ दम है, मैं क्वेश्चन एक एक चुन करके बनाता हूँ। तो आप लोग इस क्वेश्चन की वैल्यू को समझिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, कोई इंपॉर्टेंट हो उसको नोट भी कीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किस हिमालय की चोटी को सागर माथा कहते हैं? किस हिमालय की चोटी को हम सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट है, उसके चोटी को हम सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ पाया जाता है? हिमालय का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये नेपाल में है चोटी, लेकिन ये हिमालय का ही एक पार्ट है। ओके। फिर नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील। देखिए, हिमालय जो है, हिमालय 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, मध्य हिमालय, ठीक है, महान मतलब ग्रेट हिमालय, इसको महान हिमालय बोलते हैं, और क्या नाम, लघु हिमालय। ठीक है, तो 3 भागों में डिवाइड है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि हिमालय कितने भागों में डिवाइड है, तो 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील। तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील क्या है? लोकटक, मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में सबसे बड़ी झील है लोकटक, उत्तर पूर्वी भारत की है। ठीक है, सबसे बड़ी झील जो है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक, मणिपुर में। फिर नेक्स्ट है कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब जिसमें नमक पाया जाता है, जो लवणी, इसमें NaCl की जो मात्रा है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो NaCl की मात्रा किसमें ज़्यादा होती है? लवणीय किसमें, कौन सी सबसे बड़ी झील है? वान झील है। ठीक है, वान झील जो है विश्व की सर्वाधिक सबसे लवणीय झील है। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व की सबसे गहरी झील।
विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है, ठीक है, बैकाल लेक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मतलब लॉन्गेस्ट यहाँ पे बात की जा रही है, लार्जेस्ट नहीं, ठीक है, मतलब सबसे लंबी, अपने क्षेत्रफल में सबसे मतलब लंबी कौन सी है, ठीक है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर, ओके। और विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील, जैसे कैस्पियन सागर हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है, लेकिन कैस्पियन सागर नहीं है, ओके। तो ये क्या है? कैस्पियन सागर नहीं है, तो क्या है? ये झील है, ठीक है। कैस्पियन सागर जो ये झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। झील देखिए, जो जो सागर होता है, ठीक है, उसका मतलब कह सकते हैं कि वो एक दूसरे से अटैच होता है। झील क्या होती है? झील एक उसका मतलब बहुत बड़ा एरिया होता है और उसमें प्रॉपर तरीके से पानी गिरता रहता है और वो वहीं रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है? ये एक तरीके से झील हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई किसी सागर से अटैचमेंट नहीं है कैस्पियन सी का, ये मतलब एक तरीके से कह सकते हो लैंडलॉक है, ठीक है, मतलब चारों तरफ से घिरी हुई, तो इसको हम कैस्पियन सी बोलते हैं, ठीक है। सागर कहते हैं लेकिन ये एक तरीके से क्या है? ये झील है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, कहाँ पे होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो कहाँ पे स्थित होती है? मस्तिष्क में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बढ़ती उम्र के साथ साथ विलुप्त होने लगती है, ठीक है। एज बढ़ती रहती है और जो वो ग्रंथि है वो विलुप्त होने लगती है, तो कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि है। क्या होती है? विलुप्त होने लगती है, ओके। फिर नेक्स्ट है कि माउंटेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? माउंटेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्या है? माउंटेन राष्ट्रीय पार्क। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन से हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब कौन थे, ठीक है। राष्ट्रीय जो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे वो? राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है कि किसी भी व्यक्ति को तत्काल ऊर्जा मतलब तुरंत एनर्जी अगर चाहिए तो उसको कौन से तत्व मतलब लेना चाहिए, कौन सी चीज़ लेनी चाहिए? तो ग्लूकोज लेनी चाहिए। जैसे कि देखते नहीं, मतलब जैसे कि जब कोई इंसान बहुत बीमार हो जाता है, उसके अंदर एनर्जी कम हो जाती है, तो डॉक्टर्स कहते हैं इसको ग्लूकोज चढ़ाओ। मतलब क्या होता है? उसको मतलब इंस्टेंट एनर्जी मिलती है उससे, ठीक है, तत्काल ऊर्जा मिलती है। फिर नेक्स्ट है कि जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण हम किसके कहते हैं? क्लोरीन से, ठीक है। किससे? क्लोरीन से हम जल का शुद्धिकरण करते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। मरुस्थलों में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान के चलिए आएगा, ठीक है, आता है हर एग्जाम में, नॉर्मल क्वेश्चन है ये और ये पूछा भी जाता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक, ओ तक है, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 243 ए से लेकर के 243 ओ तक क्या है? यहाँ पे भाग 9 में है 243 ए से लेकर के 243 ओ तक जो है 243 ए से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था के सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं। अब पीआरआईज की स्थापना की बात ये कहा गया है कि राज्य जो है वो पंचायती राज की स्थापना करवाएगा, तो ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 किसको क्या कहते हैं हम? डीपीएसपी कहते हैं, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक नीति निर्देशक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है? तो किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख किया गया? तो 343 से 343 से लेकर 351 तक, 343 से लेकर के 351 तक क्या है? राजभाषा का उल्लेख है। हमारी कितनी भाषाएं हैं, ठीक है, बताइए हमारी कितनी भाषाएं हैं? वैसे तो 8 भाषाएं हैं, लेकिन आई थिंक इस टाइम 10 भाषाएं हैं, ठीक है। 2 भाषाएं को मतलब भी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया है। मतलब राजभाषा समझ रहे हैं, हमारी कोई एक राजभाषा नहीं है, ठीक है, कि मतलब एक राजभाषा हो। मतलब हमारे यहाँ 2, एक इंग्लिश है, ठीक है, और दूसरी हिंदी है, जिसमें कि हमारे पूरे देश में मतलब काम होता है, ठीक है। अगर वर्किंग भाषा मान के चले ना किस में काम होता है, तो वो क्या हो जाएगी वो? देखिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन राजभाषा है। इसको सॉरी हम थोड़ा सा समझ नहीं पाया था। राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है कि हमको उस भाषा में बोलना है, लेकिन हमारी राजभाषा है जिसमें कि काम होता है, तो वो हिंदी है, ठीक है। हिंदी में काम किया जाता है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किन अनुच्छेदों में आपात उपबंध है। ठीक है, संविधान के किन अनुच्छेदों में आपात उपबंध है, मतलब आपातकाल जो कहते हैं वो किस में कहाँ से कहाँ तक है, तो 352 से लेकर के 360 तक है। इसमें राष्ट्रपति मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन भी इसमें लगाया जाता है। इसमें वित्तीय आपातकाल भी होता है। इसमें जैसे कि मान लो कोई हमला होता है तो उसके लिए भी एक आपातकाल लागू होता है। ठीक है, तो इसमें 352 से लेकर के 360 तक जो है सारा जो आर्टिकल्स हैं वो क्या हैं, आपातकाल से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है, मतलब किस आर्टिकल के माध्यम से हम संविधान संशोधन करते हैं, तो कौन सा आर्टिकल है वो, आर्टिकल 368। ओके, फिर नेक्स्ट है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक है, मैंने आपको भी बताया था, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक क्या है, ये नीति निर्देशक तत्व हैं। अब हम जानेंगे विटामिन्स कौन कौन से विटामिन से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होने वाला है, मतलब जनन शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, जो प्रोडक्शन जो पावर होती है वो कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट है कि विटामिन बी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। देखो बी से बेरी, ठीक है, अगर विटामिन बी की अगर पूछे कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है तो बी से बेरी। ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी, ठीक है, तो स्कर्वी सी से होता है। विटामिन ए से रतौंधी होती है, मतलब इससे आँखों में, मतलब इसकी आँखों से रोशनी कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट है कि पौधे में हाइड्रोजन की प्राप्ति किससे होती है, तो पौधे में हाइड्रोजन की प्राप्ति किससे होती है, जल से होती है। ओके, फिर विटामिन के की कमी से कौन सा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, जैसे कि आप कहीं से कट जाता है आपका हाथ में तो आपका ब्लड बहता जाएगा अगर आपके में विटामिन के की कमी है, मतलब रक्त का थक्का नहीं बनेगा, खून बंद नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे निम्न में से किसके कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, किसके कारण होती है, तो न्यूट्रॉन के कारण होती है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, जेम्स चैडविक ने। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे अभिकेंद्री बल किसे कहते हैं, अभिकेंद्री बल किसे कहते हैं, तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। किस राज्य में गन्ना उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है, किस राज्य में गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो यूपी में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में। भारत में कितने प्रतिशत लोग खेती पर आश्रित हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जा सकता है। तो 52% जो लोग हैं वो भारत में खेती पर मतलब कृषि पर निर्भर हैं। ओके, अब हम कुछ क्रांतियां देख लेते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित हैं, तो ये क्रांतियां देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन एक पक्का है। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है। ओके, तो हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, पीली क्रांति मतलब सरसों से, जो हमारी सरसों होती है पीली होती है ना, तो उससे संबंधित है। नीली क्रांति मतलब मछली पालन से, मत्स्य से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित है, झींगा जानते हैं, मतलब जो नॉनवेज खाते हैं वो झींगा उनको पता है, तो झींगा से संबंधित है गुलाबी क्रांति। फिर नेक्स्ट है कि काली मतलब या कृष्ण क्रांति, तो क्या है, पेट्रोलियम से। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाल क्रांति टमाटर या मांस से। रजत क्रांति फार्मिंग या अंडा से। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। स्लेटी क्रांति सीमेंट से। गोल क्रांति आलू से। इंद्रधनुष क्रांति सभी कृषि उत्पादन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी क्रांतियाँ भी पढ़ ली हैं, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, याद करना है, इससे एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। अगर आपने इतने क्वेश्चन याद कर, इसमें से एक तो पूछा ही जा सकता है। कौन सा पूछा जाएगा ये आप जानिए। ठीक है, ये मैं नहीं बता सकता, ये तो जब आपको याद होगा तभी तो आप लिख के आएंगे ना। तो अब आज की क्लास इतनी ही है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर मैं हैंडरिटन नोट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, PDF अगर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, तो मान के चलिए कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और मैं एक एक क्वेश्चन को तरीके से एक मोती के तरीके से मैं चुन करके लिख रहा हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो ध्यान से देखा करिए, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ थम्स अप करके नीचे एक कमेंट करिए अपना, मैं समझ जाऊँगा। ओके, चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।